आज की कहानी का शीर्षक है ऑडिट। ईमानदारी से किया काम झूठ पर भारी पड़ता है। यही सोचते हुए महिमा ऑफिस के ऑडिट के लिए कोई घपलेबाजी नहीं चाहती थी, फिर बात चाहे उसके खुद के लिए हो या किसी और के। ऑफिस का छोटा लेकिन सुव्यवस्थित चैम्बर, ग्लास रोड से अंदर का नज़ारा साफ दिखता था। टेबल पर रखे लैपटॉप पर काम करती महिमा आज नीली साड़ी में काफ़ी आकर्षक लग रही थी। महिमा हमेशा की तरह समय पर ऑफिस पहुंच गई थी। विभाग के विभिन्न कार्यालयों में होने वाले ऑडिट से संबंधित शेड्यूल का मेल देखते ही राजस्व अधिकारी महिमा ने अपने पूरे स्टाफ को चैम्बर में बुला लिया। इस महीने की 20 तारीख को हमारे ऑफिस में ऑडिट पार्टी आएगी जो 22 तक रहेगी। आप लोग अपने अपने सेक्शन से जुड़े हुए सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें। ध्यान रखिए कि किसी भी फाइल या रजिस्टर में ऑडिट पैरा करने की नौबत ना आए। हर एंट्री सही होनी चाहिए। महिमा ने सबको निर्देश दिया। विमल जी, संस्थापन शाखा के इंचार्ज होने के नाते आपकी जिम्मेदारी सबसे अधिक है और काम भी। सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन इन्हीं फाइलों में लगते हैं, इसलिए आप विशेष ध्यान रखिएगा। महिमा ने विमल जी को अलग से हिदायत दी। मैडम, ऑडिट पार्टी को खुश करने का जिम्मा राकेश जी को दे दीजिए। उन्हें ऑफिस में ऑडिट करवाने का बरसों का अनुभव है। पहले भी वही ये काम करवाते आए हैं, कभी कोई ऑडिट पैरा नहीं बना। विमल ने महिमा को सलाह दी। मैं कुछ समझी नहीं, इसमें राकेश जी क्या करेंगे? वे तो किसी सेक्शन के इंचार्ज भी नहीं हैं। महिमा के माथे पर सिलबटें उभर आईं। आप अभी नई हैं ना, अब नहीं समझेंगी कि ऑडिट कैसे करवाया जाता है। मैं राकेश जी को भेजता हूँ, वो आपको सब कुछ समझा देंगे। विमल तो यह कहकर चैम्बर से निकल गया, लेकिन महिमा के लिए कई सारे प्रश्न छोड़ गया। महिमा 2 साल पहले ही दिल्ली के इस ऑफिस में ट्रांसफ़र होकर आई है। भोपाल शहर में पली बढ़ी थी वह। स्कूल के बाद कॉलेज में हर एक्टिविटी में आगे रहती। अपनी बात कहने में वह कभी पीछे नहीं रही है। उसका यही आत्मविश्वास उसे और भी आकर्षक बनाता था। यहाँ इसे राजस्व अधिकारी का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। इसके पहले वह उच्च अधिकारी की अधीनस्थ थी, इसलिए यह ऑडिट वाला काम कभी उसके जिम्मे नहीं आया था। अलबत्ता अनुभव भी उसके पास कमी नहीं थी। 35 वर्ष की हो चुकी थी वह। इस बार पहली दफ़ा उसे स्वतंत्र रूप से अपने ऑफिस का ऑडिट करवाना था। जी मैडम, आदेश करें। राकेश ने बहुत ही विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा। राकेश जी, ऑफिस में ऑडिट होने वाला है। मैंने सुना है कि आपको ऑडिट करवाने का बहुत अनुभव है। आपके निर्देशन में ऑडिट हो तो कभी कोई ऑडिट पैरा नहीं बनता। महिमा ने राकेश को पढ़ने की कोशिश की। अरे मैडम, यह तो इन सब का प्रेम है, वरना मैं तो बस अपनी ड्यूटी निभाता हूँ। आखिर ये ऑफिस मेरा भी तो है। राकेश विनम्रता से कुछ और झुक आया। तो ठीक है, करवाइए ऑडिट। मैं भी आपकी कुशलता देखना चाहती हूँ। महिमा उसे निर्देश देकर टेबल पर रखी फाइलें देखने लगी। राकेश कुछ देर तो खड़ा रहा, फिर चैम्बर के बाहर चला गया। लगभग 40 के आसपास होगा राकेश। आंखों पर काले फ्रेम का चश्मा, माथे की त्योरियाँ उसे गंभीर बनाती थीं। बातें नाप तोल कर करता था। अच्छी तरह से प्रेस की हुई सफ़ेद कमीज उस पर पब रही थी। मैडम, ऑडिट पार्टी के ठहरने, खाने पीने और घूमने फिरने का कुल मिलाकर लगभग 10-12 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। दूसरे दिन राकेश ने एक कागज़ पर लिखा हिसाब महिमा के सामने टेबल पर रख दिया। इतने रुपये के खर्चे को सुनकर महिमा चौंक गई। क्या बात कर रहे हैं? उनके ठहरने और खाने पीने का खर्चा भला हम क्यों करेंगे? क्या इस हेड में ऑफिस बजट का कोई अलग से प्रावधान है? मुझे तो याद नहीं आ रहा। महिमा को समझी नहीं थी। अरे मैडम, ये सब तो नॉर्मल बातें हैं। जिस ऑफिस का ऑडिट होता है सारा खर्चा उसी को करना पड़ता है। क्या आपको सचमुच कुछ भी नहीं पता? अब हैरान होने की बारी राकेश की थी। नहीं, मैं सचमुच इस बारे में नहीं जानती। वैसे भी इतने पैसों की व्यवस्था कहाँ से होगी? महिमा ने अपनी शंका रखी। अरे मैडम जी, मलाई वाली सीट पर बैठने वाले अधिकारी ही अगर इस तरह की बातें करेंगे तो फिर सूखी सीट वालों का क्या होगा? राकेश ने उसे इशारों में समझाया। महिमा ने वह कागज़ अपने पास रखकर राकेश को जाने के लिए कहा। महिमा ने देखा कि कागज़ में शहर के एक बड़े होटल में 2 कमरे, सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने का खर्चा, एक दिन आसपास के दर्शनीय स्थल पर भ्रमण हेतु लग्जरी गाड़ी के साथ साथ होटल में और ऑफिस लाने ले जाने के लिए गाड़ी आदि का ब्यौरा लिखा था। यह सारी व्यवस्था 4 व्यक्तियों के लिए थी। देखकर महिमा का माथा घूम गया। उसने 2-3 दिन ऑडिट के सारे पहलुओं पर विचार किया। किसी फाइल में ऑब्जर्वेशन लगने के बाद भविष्य में होने वाले पत्राचार, उसके बाद की मानसिक परेशानियों के बारे में भी विस्तार से सोचा। 1-2 अनुभवी अधिकारियों से भी परामर्श किया। हालांकि सबका इशारा इसी तरफ था कि राकेश की डील मान ली जाए, लेकिन उसका मन उसका साथ नहीं दे रहा था।
जब मेरे रिकॉर्ड में कोई कमी ही नहीं होगी तो फिर ऑडिट पैरा बनेगा कैसे। उसका आत्मविश्वास अपने चरम पर था। अपना काम पूरी ईमानदारी से करती थी। अरे मैडम, यह ऑडिट है, यहाँ पूरा हाथी निकलने के बाद भी उसकी पूँछ कांटे फंस सकती हैं, अनुभवी लोगों का कहना था। छोड़िए ना मैडम जी, आप तो यह गर्मा गर्म चाय पीकर तरोताज़ा हो जाइए। याद रखेंगी, शीतल के हाथ की बनी चाय को ऑफिस की लेडी प्यून ने 1 कप चाय उसकी टेबल पर रख दी तो महिमा मुस्कुरा उठी। बेचारी शीतल, अभी कोई उम्र है उसकी नौकरी करने की, अभी 20 की ही तो हुई है, लेकिन क्या करे, घर की जिम्मेदारी भी तो उसी के कंधों पर आ गई है। सच में सिर पर पिता का हाथ होना बहुत ज़रूरी है। महिमा की सोच की सुई अब ऑडिट से हट कर शीतल की तरफ घूम गई। सलवार सूट पहने हुए शीतल को देख उसे तरस आ गया। शीतल के पिताजी इसी ऑफिस में बाबू थे। साल भर पहले एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु होने के बाद उसे अनुकंपा के आधार पर यहाँ चपरासी की नौकरी मिल गई। हालांकि शीतल ने आगे की पढ़ाई जारी रखी हुई है ताकि उसे क्लर्क की पोस्ट मिल जाए, लेकिन इन सब कामों में वक्त लगता है। खूबसूरत चुलबुली शीतल उस पूरे ऑफिस की लाडली है। सब उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। महिमा के भी खूब मुँह लगी है। महिमा चाय पीने लगी। चाय वाकई अच्छी बनी थी। अदरक का अलग स्वाद आ रहा था। उसका दिमाग एक बार फिर से राकेश के हिसाब में उलझ गया। क्या होगा अगर ऑडिट में कोई ऑब्जर्वेशन लगा भी तो जवाब दे दिया जाएगा। यदि वह अपना काम ईमानदारी से कर रही है तो फिर उसे डरने की क्या ज़रूरत है। आखिर उसने तय किया कि वह राकेश की डील को स्वीकार नहीं करेगी। उसने सभी सेक्शन अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर एंट्री में पूरी सावधानी बरती जाए। पिछले वर्षों में हुए ऑडिट के ऑब्जर्वेशन पढ़कर उन्हें पहले ही दुरुस्त करने की हिदायत भी दी। वह खुद इन सब पर बराबर नज़र रखे हुए थी। 1 सप्ताह की मेहनत के बाद अब वह पूरी तरह से संतुष्ट थी। कहीं किसी कमी की गुंजाइश उसे नहीं लग रही थी। मैडम, मैं ऑडिट पार्टी में से उत्तम बोल रहा हूँ। हमारी पार्टी कल सुबह 8 बजे पहुँच जाएगी। आप स्टेशन पर गाड़ी भिजवा दीजिएगा। महिमा के पास फ़ोन आया। आप टैक्सी या ऑटो से ले लीजिए, हमारी गाड़ी तो कल सुबह जल्दी ही साइट पर निकलेगी। महिमा ने 2 टूक जवाब दिया। दूसरी तरफ कुछ देर के लिए शांति सी रही। चलिए कोई बात नहीं, आप होटल का एड्रेस मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, उत्तम ने आगे कहा। होटल तो नहीं है, आप चाहें तो आपके रुकने की व्यवस्था ऑफिशियल गेस्ट हाउस में करवा सकती हूँ। बहुत ही नॉर्मल रेट पर अच्छी सुविधा आपको मिल जाएगी, महिमा ने कहा। तो दूसरी तरफ फिर से शांति छा गई। धन्यवाद मैडम, आप कष्ट न करें, हम अपनी व्यवस्था देख लेंगे, आप अपनी देख लीजिएगा, उत्तम के धमकी भरे स्वर में कहा और फ़ोन कट गया। महिमा मानसिक रूप से अपने आप को ऑडिट के लिए तैयार करने लगी। उसने राकेश, विमल सहित सभी कर्मचारियों को समय से ऑफिस पहुंचने के निर्देश दिए और स्वयं साइट पर जाने की तैयारी करने लगी। शीतल से भी आवश्यक रूप से पूरा काम ऑफिस में रुकने के कहा गया। उसे हिदायत भी दी थी कि वह मेहमानों को 2 समय चाय पानी करवा दें। सुबह ठीक 9:30 बजे उत्तम अपनी टीम के साथ ऑफिस में मौजूद था। आते ही उसने कर्मचारियों का हाजिरी रजिस्टर मांगा। महिमा को टूर पर देखकर उसका पारा चढ़ गया। शेष सभी कर्मचारी ऑफिस में उपस्थित थे। राकेश विनम्रता से झुका हुआ उसके सामने खड़ा था। क्या बात है राकेश जी, मैडम नई हैं या उनके लिए यह काम नया है? बहुत अकड़ में रहती हैं। उत्तम ने अपनी कड़वाहट राकेश पर उतारी। यह सब नई फसल है साहब, धीरे धीरे सीख जाएंगी। आप तो अपना काम शुरू कीजिए, हम हैं ना आपकी सेवा में, आप मुझे आदेश दीजिए। राकेश ने उत्तम को खुश करने की कोशिश की। फिर उसने शीतल को आवाज़ लगाई, अरे शीतल, चाय पानी का इंतज़ाम करो भाई। थोड़ी ही देर में शीतल मुस्कुराती हुई चाय के साथ समोसे भी ले आई। समोसे देखकर उत्तम का मूड कुछ ठीक हुआ। मैडम को साइट पर जाने का बहुत शौक़ है ना, चलो ऑर्डर की शुरुआत मैडम की गाड़ी की लॉगबुक से ही करते हैं। राकेश जी, पिछले 2 वर्षों की लॉगबुक मंगवा दीजिए। उत्तम ने समोसे खाकर एक लंबी सी डकार मारी। शीतल लॉगबुक से ले आई। उत्तम उसकी एक एंट्री को बड़े गौर से के साथ चेक करने लगा। वह साथ साथ एक सादे कागज़ पर नोट्स भी बनाता जा रहा था। लॉगबुक के बाद उसने स्टॉक रजिस्टर, बजट का इस्तेमाल, हाजिरी रजिस्टर, फर्नीचर आदि का हिसाब, टेलीफोन का बिल रजिस्टर आदि की जाँच की। 2 दिन लगातार इस काम में जूझते उत्तम की मुलाकात महिमा से नहीं हुई। जानबूझकर या काम की अधिकता, इन 2 दिनों महिमा लगातार टूर पर ही बनी हुई थी। आज ऑफिस में ऑडिट का आखिरी दिन था। राकेश ने महिमा से ऑफिस में रहकर उत्तम से डिस्कस करने का अनुरोध किया। ठीक 9:30 बजे महिमा अपनी सीट पर थी। कुछ ही देर में राकेश उत्तम के साथ आता हुआ दिखाई दिया। महिमा ने आते ही देखा कि उत्तम नाटे कद का सांवला सा व्यक्ति है, जिसकी तोंद कुछ बाहर को निकली हुई है। पेट बड़ा होने के कारण पैंट बराबर कमर से लुढ़क कर नीचे आ रही थी, जिसे वह बेल्ट से पकड़कर ऊपर खींच रहा था। उसकी यह हरकत देखकर महिमा के होठों पर
बरबस मुस्कान आ गई। उसी समय शीतल कुछ फाइलें लेकर वहाँ आई। उसे उत्तम की हरकत पर मुस्कुराता देखकर शीतल भी खिलखिला दी। नमस्कार मैडम जी, आज आके आपके दर्शन हो ही गए। मुझे तो लगा था कि आपके बिना मिले ही जाना होगा। उत्तम के शब्दों में छिपे व्यंग को महिमा आसानी से समझ रही थी। उसने उसको कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ बैठने का इशारा किया। आपके ऑफिस में तो घपला ही घपला है मैडम जी, यहाँ जहाँ हाथ रखिए वहीं दर्द है। उत्तम ने एक पुरानी फिल्म के गाने की पंक्ति सा बत्तीसी खोलकर अपने पान के रंगे दांत दिखा दिए। उसके साथ ही उसके मुंह में आती गुटखे की गंध पूरे चैम्बर में फैल गई। महिमा ने कुछ पल को अपनी सांस रोककर उस गंध को हवा में लिप्त होने दिया, फिर नाक को सामने से लहराते हुए सांस ली। उत्तम बहुत ही नाखुशी से समझ गया था। वह बाहर जाकर पीक थूक आया। जी दिखाइए क्या घपला है। महिमा ने उससे कागज़ मांगे। सबसे पहले तो यही कि आपने गाड़ी पूरे महीने के लिए किराए पर रखी है, लेकिन आपकी लॉगबुक कहती है कि आप इसका इस्तेमाल 15 दिनों से अधिक नहीं करती। यानी आप ड्राइवर को मुफ्त का पैसा देकर विभाग को चूना लगा रही हैं। क्यों नहीं विभाग को होने वाले इस नुकसान की भरपाई आपके वेतन से की जाए। उत्तम ने फिर से दांत दिखाए। बेशक ड्राइवर को पैसा पूरे महीने का मिल रहा है, लेकिन गाड़ी कम चला कर हम सरकार का ईंधन भी तो बचा रहे हैं। आप इसे इस नज़रिए से देखिए ना। वैसे भी हमारी तो इमरजेंसी ड्यूटी है, कभी भी बाहर जाना पड़ सकता है, इसलिए गाड़ी को पूरे महीने और 2400 घंटे के लिए ही रखनी पड़ेगी ना। महिमा ने अपना पक्ष रखा। हम किस नज़रिए से देखें या आप हम पर छोड़िए। दूसरी बात यह है कि कर्मचारियों ने आकस्मिक अवकाश पहले मना लिया और उसके प्रार्थना पत्र बाद की तारीख में दर्ज हुए हैं। उत्तम ने तो क्या हुआ? आकस्मिक अवकाश का अर्थ ही है कि उसे आकस्मिक कार्य के लिए लिया जाता है। अब आकस्मिकता भी भला कभी बताकर आती है। कर्मचारी ने अवकाश स्वीकृत तो कराया ही है, चाहे देर से ही सही। महिमा ने फिर से अपना पक्ष रखा। तो सब बातें आप ऑडिट पैरा के जवाब में लिख कर देती रहिएगा। और भी कई खामियां हैं जो मैं लिखकर ऊपर सरकार को भेज दूंगा, फिर आगे जो भी विभाग की मर्जी। उत्तम ने कहा और अपना कागज़ पर समेटने लगा। महिमा को समझ में नहीं आया कि क्या कहें। उत्तम साहब चलिए, नाश्ता ठंडा हो रहा है, कहता हुआ राकेश उसे दूसरे कमरे में ले गया। उसे वहाँ छोड़कर तुरंत ही महिमा के पास आया। मैडम, ऑडिट के पैरा बहुत बुरे होते हैं, सालों निकल जाते हैं जवाब देते रहते, इसलिए सब लोग कुछ ले देकर ऑफिस में सेट करने की कोशिश करते हैं। अपने ऑफिस के पैरा तो ऐसे हैं जिन्हें आप चाहें तो यही टेबल पर ही ड्रॉप कर सकती हैं, ना चाहें तो लंबा खींच सकती हैं। और फिर गाड़ी वाला पैरा तो आप पर व्यक्तिगत प्रहार है। जब ठंडे दिमाग से सोचिए। राकेश ने महिमा को समझाने की कोशिश की। बात शायद कुछ महिमा को समझ में भी आ गई थी। राकेश की बातों में दम तो था। ठीक है, आप देखिए क्या हो सकता है, विचार करते हैं। महिमा राकेश से सहमत होने लगी। जी मैडम, आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है। मैं उत्तम से बात करके देखता हूँ। पार्टी को लंच पर लेकर जा रहा हूँ, वहीं सब सेट करने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर राकेश चैम्बर के बाहर निकल गया। दोपहर बाद लगभग 4 बजे राकेश आया। महिमा ने देखा कि उसका मुंह उतरा हुआ था। उत्तम और उसकी टीम उसके साथ नहीं थी। राकेश चुपचाप आकर महिमा के सामने बैठ गया। क्या तय हुआ राकेश जी? आपका उतरा हुआ चेहरा बता रहा है कि मामला सेट नहीं हुआ। क्या अपने बजट से बाहर जा रहा है? महिमा की निगाह राकेश के चेहरे पर टिकी थी। सिर्फ बजट से ही नहीं, इस बार तो मामला हद से ही बाहर जा रहा है। राकेश ने कहा, क्या बात है, मैं समझी नहीं, ज़रा खुलकर बताइए। अरे शीतल, ज़रा 2 गिलास पानी तो लाना। महिमा ने आवाज़ लगाई। शीतल तुरंत 2 गिलास पानी लेकर हाजिर हो गई। ट्रे को टेबल पर रख कर वह भी वहीं खड़ी हो गई। शीतल तुम जाओ। राकेश ने उसे ये भेज दिया और धीरे धीरे पानी घूंट भरने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह पानी के साथ और भी बहुत कुछ निगलने की कोशिश कर रहा है। चैम्बर में छाई हुई चुप्पी महिमा को अखरने लगी। कुछ बोलिए भी, उत्तम क्या चाह रहा है? आखिर महिमा ने चुप्पी तोड़ी। उत्तम को शीतल चाहिए। राकेश किसी तरह से बोल पाया। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। महिमा के माथे पर लकीरें गहरा गईं। राकेश आगे कुछ भी नहीं बोल सका, चुपचाप पानी के घूंट भरता रहा। लेकिन महिमा सब कुछ समझ गई थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह घटिया प्रस्ताव रखने की? विश्वास नहीं हो रहा कि कोई व्यक्ति इतना नीचे गिर सकता है। अरे शीतल उसकी बेटी की उम्र की है, निर्लज कहीं का। कह दो उसे जो रिपोर्ट बनानी है बना दे, जो ऑब्जर्वेशन लगाने हैं लगा दे। ज़्यादा क्या होगा, मामला ड्रॉप होने में बरसों लग जाएंगे। लग जाने दो। अरे गलतियाँ तो हर एक से होती हैं, निकालने लगो तो कमियाँ हर जगह मिल जाती हैं। तो क्या हुआ, आखिर कमियाँ दूर भी तो होती हैं। जो होगा देखा जाएगा। अगर कुछ पैसा जेब से भी भरना पड़ेगा तो भर दूंगी, लेकिन इस मासूम को ऑडिट के नाम पर बलि नहीं चढ़ाऊंगी।
महिमा गुस्से में उबलने लगी थी। शीतल का मासूम चेहरा महिमा की आंखों के आगे आ गया। राकेश ने जेब से निकाल कर उत्तम द्वारा दिया गया ऑडिट पैरा के बड़ा सा लेटर महिमा के टेबल पर रख दिया था। मैं जानता था आपका यही फैसला होगा, इसलिए उत्तम को लंच के बाद वहीं से स्टेशन विदा कराया। अब सब मिलकर बनाते हैं उसके पैरा के जवाब। राकेश मुस्कुरा दिया। राकेश को आज महसूस हो रहा था कि ईमानदारी व्यक्ति को कई बार कितना निडर बना देती है। मन ही मन वह महिमा के निर्णय से प्रभावित था। पैसा तो सारी दुनिया कमाती है राकेश जी, मैंने भी अपने स्टाफ का विश्वास कमाया है, यह मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है, महिमा ने कहा और ऑडिट की लगाई हुई आपत्तियाँ पढ़ने लगी। चैम्बर के दरवाजे पर खड़ी शीतल अपने आंसू पोंछ रही थी। महिमा के प्रति उसके मन में सम्मान कई दर्जे बढ़ गया था।